जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी को एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा रहे थे। इसकी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट का पहला पार्ट बन चुका है, जो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इसका दूसरा पार्ट बनने वाला है। पहले पार्ट में हमने एंटरप्रेन्योरशिप, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब के बारे में बताया, जो कि आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम पढ़ाएंगे बेनिफिट्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट्स होता है कि आप कंट्रोल में रहते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरे जो बिजनेस चल रहा है, जो आपने बिजनेस खोला है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके जो वर्क होते हैं और इसका जो इन्वायरमेंट होता है, उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, वो सब आपके अंडर आती है। और जो भी फंक्शंस या फिर कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो आप खुद लेते हैं, ठीक है। और जो उसकी वर्क लाइफ बैलेंस होते हैं और उसमें जो आपने खुद देखा है, खुद उसमें कार्य किया है, तो वो सब आपके कंट्रोल के अंदर रहता है। तो वही होता है पहला बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। फिर उसके बाद दूसरा होता है यू आर मोर पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। मतलब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं किसी भी कार्य को लेकर जो आपने खोला है, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स को अलाउज कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, उनसे वर्क करवा रहे हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगता है। और आप लोग क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, अपने पैशन को ढूंढते हैं और अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। और उसमें इसके साथ साथ आपका स्ट्रेंथ जो होता है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बिजनेस होता है वो आपको मनी प्रोवाइड कराने लगता है। वही होता है आपका पैशनेट, ठीक। फिर तीसरा है यू मेक योर ओन वर्क शेड्यूल। जो कि जैसे कि आप कोई भी वर्क करेंगे तो उसमें अपना शेड्यूल बनाएंगे कि जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोई दिन में पढ़ाई करता है, कोई दोपहर में पढ़ाई करता है, कोई सुबह सुबह पढ़ाई करता है, कोई रात में पढ़ाई करता है। तो ये अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से वर्क करता है। तो उसी तरह बिजनेस में भी होता है। बिजनेस भी ऐसा होता है कि वो अपने मन से डिसाइड करता है कि कैसे शुरुआत करनी है, किस तरह एम्प्लॉयज़ को वर्क कराना है, किस तरह के ओवर टाइम देना है, कैसे वीकेंड की छुट्टी करनी है, ठीक है। ये हो गया अपना यू मेक योर ऑन वर्क शेड्यूल, ठीक। फिर चौथा है यू चूज योर ऑन को वर्कर्स। जो मतलब आप वर्कर्स को चूज करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं कि मतलब आपको ज़्यादा स्किल्स वाले चाहिए कि कम स्किल्स वाले चाहिए, कि फास्ट जो वर्क करें या फिर थोड़ी स्लो वर्क करें। उसके साथ साथ आप उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, उनसे आप कोलैबोरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के आप अपने वर्कर्स को चूज करते हैं। फिर उसके बाद यू हैव क्रिएटिव कंट्रोल, जिसके जैसे आपने अभी देखा कि कंट्रोल तो करते हैं पर एक क्रिएटिव कंट्रोल जो आपने बनाया, कोई नई चीज़ बनाई जिसमें से आप जैसे कि बिना लिमिटेशन की कोई भी नई चीज़ बनाए, जैसे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सब। तो इसके साथ साथ ये होता है। फिर अब आते हैं सातवें पॉइंट में। सातवां पॉइंट क्या है? यू कैन ग्रो योर स्किल सेट एंड नॉलेज बेस, ठीक। फिर आठवां है यू कैन चूज व्हाट यू आउटसोर्स। मतलब आप कैसे चूज करेंगे कि जो आपके आउटसोर्स हैं वो आपको कैसे हेल्प करेंगे, किससे आप आउटसोर्स लेना चाहते हैं, किससे आप मदद लेना चाहते हैं, किससे नहीं लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो आप वर्क कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा है, लॉस, ये सब आप सीखने लगते हैं, ठीक है। फिर यू कैन बिल्ड मीनिंगफुल नेटवर्क्स। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि जब आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपका नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि वो आपका नेटवर्क किस तरह वर्क कर रहा है, कि आपका नेटवर्क कैसे वर्क कर रहा है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं आपके साथ कि नहीं है आपके साथ, ये सब आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेनिफिट। फिर आता है हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ठीक। तो एंटरप्रेन्योर होता कौन है? तो एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो कि खुद का कुछ क्रिएट करता है, नया बिजनेस को, और उसके साथ साथ रिस्क लेना स्टार्ट करता है, और सबसे ज़रूरी कि वो अपने बिजनेस में एंजॉय करता है, वही कहलाता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के की टेकअवेज क्या है कि अ पर्सन, मतलब जो पर्सन होता है वो अंडरस्टैंड रहता है कि रिस्क जो उसके बिजनेस में हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क, अपने जो नया बिजनेस है उसको कैसे स्टार्ट कर रहा है, तो उसे कहलाते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक। फिर एंटरप्रेन्योर जो है क्रिएट करता है, नए नए फर्म्स करता है, अपने आइडियाज़ क्रिएट करता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो कैपिटल्स हो गया, पूरे पूरे
गुड्स को प्रोड्यूस करना, फिर उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराना, उसमें से प्रॉफिट गेन करना, वही कहलाता है अपना एंटरप्रेन्योर। ठीक। फिर आता है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो जो फंडिंग होती है, वो सब फंडिंग कहीं से न कहीं से फाइनेंस कराता है, किसी बैंक से लोन लेता है या फिर खुद का लेता है। जो उससे प्रॉफिट होती है वो उसका पूरा फ़ायदा उसी का होता है, किसी और को नहीं देना पड़ता कि किसी और को भी देना, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी है, ना कि वो किसी और कंपनी में वर्क कर रहा है। ठीक है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो क्या क्या सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन। फंक्शन के बेस्ड में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन? इनोवेटिव, इंटिएटिव, फेबियंस, एडरोल। ये सब क्या हो गया? फंक्शन के बेस की क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या है? बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के बेस्ड में कौन कौन से बिजनेस करवाना, जैसे कि ट्रेडिंग करना, फिर अपनी जो इंडस्ट्री लगाना, खुद की कॉर्पोरेट बनाना, खुद का एग्रीकल्चर भी खुद का ही बिजनेस है। ठीक है। रिटेल हो गया, सर्विसेज हो गई, ये सब क्या है? खुद का बिजनेस है। फिर बेस्ड ऑन द जो टेक्नोलॉजी की, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होते हैं, और एक प्रोफेशनल वर्कर्स एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ साथ बेस्ड ऑन मोटिवेशन, कोई कोई प्योर मोटिवेशनल के लिए रहता है, कोई इंड्यूस्ड रहता है, कोई स्पॉन्टेनियस रहता है, कोई मोटिवेटेड रहता है। जैसे संदीप महेश्वरी से लोग आप देखे होंगे यूट्यूब में कि वो मोटिवेशनल चैनल बनाया, उनसे उनका बिजनेस चलता है। ठीक। फिर बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट में जैसे फर्स्ट जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन और क्लासिकल हो गया। फिर बेस्ड ऑन द एरिया, फिर एरिया के हिसाब से भी इंटरप्रेन्योरशिप होता है। कोई अर्बन एरिया को ज़्यादा फोकस करता है, कोई रूरल एरिया को करता है। अर्बन एरिया को वो लोग करते हैं जिनको मार्केट कैप्चर करना रहता है। रूरल एरिया को वो लोग कहते हैं जैसे फार्मर्स लोग हुए, ये सब रूरल एरिया देखते हैं। फिर बेस्ड ऑन द ऑनरशिप, फिर ऑनरशिप कोई प्राइवेट होता है, कोई स्टेट का होता है, कोई ज्वाइंट पार्टनरशिप होता है। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर। तब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई नया नया इनोवेशन लाते हैं, कोई नए नए क्रिएटिविटी करते हैं। फिर उसके साथ साथ इनको रिस्क लेने की आदत हो जाती है। अचीवमेंट, जितना जितना हाई रिस्क रहेगा उतना हाई प्रॉफिट रहेगा। फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को भी देखते हैं। फिर ये रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, किस जगह क्या प्रॉफिट होगा, कि यहाँ लॉस होगा, यहाँ पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, यहाँ किस चीज़ की बेसिक नीड्स है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब जितने प्रकार के चेंजेस आते हैं उनको सब को इनको फेस करना पड़ता है। फिर उसके साथ कैटलिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या करते हैं, अपनी जो कंट्री में उसमें इकोनॉमिक हेल्प करते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं। ये होता है अपना फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक। तो उसमें से पहला है इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी ये क्या करता है कि कोई भी नई चीज़ को बनाता है बहुत इफेक्टिवली तरीके से। कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी आइडियाज़ हो गया, वो बिजनेस तक ले जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उस आइडियाज़ को असेंबल करके, क्रिएटिविटी को असेंबल करके, उसमें क्या करते हैं, अपना बेनिफिट जोड़ के उसको सेल कर देते हैं। वही होता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। फिर रिस्क टेकिंग एंड, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है रिस्क टेकिंग की। मतलब कोई आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि मान लीजिए आपने एजुकेशनल ही स्टार्ट किया, तो फिर उसमें ज़रूरी तो नहीं ना कि आपका प्रॉफिट ही हो। ऐसा तो बहुत ही कम होता है, नहीं पर पता नहीं कितने एंटरप्रेन्योर घूमते रहते हैं हर जगह। तो सबसे ज़्यादा सबके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी भी नहीं होती। तो यही होता है रिस्क टेकिंग। फिर उसके साथ साथ कैटलिस्ट है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस रहता है। वो ना किसी से गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं, ऊपर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, देश का विकास करा रहे हैं। तो ये होता है अपना। फिर आगे आते हैं कि एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमी, इन दोनों का रिलेशन क्या है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग में। फिर उसके साथ साथ जॉब को बहुत बहुत सारे जॉब क्रिएट करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि आप देखेंगे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इसमें कितने लोगों ने जॉब दी, कितने लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर ये ना होते तो शायद ही आधे से ज़्यादा जो अपनी देश की जनसंख्या है वो बेरोजगार, क्योंकि सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है कि सब गवर्नमेंट में पुलिस हो जाएंगे तो फिर
काम कौन करेगा, तो इसलिए सबकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, फिर उसके साथ जो बैलेंस होता है रीजनल डेवलपमेंट का वो बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम को बढ़ाए रखते हैं, फिर जो स्टैंडर्ड होता है रहने का वो मेंटेन रखते हैं। उसके साथ साथ एक इम्पोर्ट तो करते हैं, साथ साथ एक्सपोर्ट करते हैं, तो अपने देश का और ज़्यादा विकास होता है। फिर कम्युनिटी जो होती है वो डेवलप होती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है हमारे इकोनॉमी में। देख, सबसे पहले क्या है, राइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। जैसे कि आप देखेंगे एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। उनकी जो सोसाइटी होती है बहुत अच्छी होती है, वेल एजुकेशन होती है, उनकी चारों सभी प्रकार की फैसिलिटी होती है ना, उनको गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ता है कि गवर्नमेंट का नुकसान चल रहा है, कि गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं या फिर किसी के अंदर आ रहे हैं, तो उनको छूट मिल रहा है। इसके साथ साथ क्या, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो टैक्स भी अच्छा खासा पे करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी होती है, तो वो टैक्स भी तो पे करेंगे। तो इस प्रकार का क्या होता है, रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक, फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो जो होते हैं एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनको घर से पैसा लेना, मतलब अगर आप एक बार बन गए तो ना आप अपने मम्मी पापा से मांगेंगे पैसा कि हमें ये खाना है, ये करना, क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है। आप तो खुद इस्टेब्लिश्ड हो गए ना, आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं कि हमें बेरोजगारी भत्ता दीजिए या फिर और कुछ गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बेनिफिट ऑफ न्यू फर्म्स ऑफ एंड बिजनेसेस। जो बेनिफिट्स होता है न्यू फर्म, जैसे नए फर्म्स आप खोल लें, किसी भी जगह में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है किसी भी क्षेत्र में, तो अब आप वहाँ जाके कोई भी बिजनेस खोलेंगे, तो उससे क्या होगा, जो वहाँ के लोकल लोग रहेंगे या फिर कोई और गरीब गरीब घर के लोग रहेंगे, औरतें रहेंगे, उनको सबको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो उनका भी फायदा हो रहा है, उनका भी रोजी रोटी चल रही है और आपका भी चल रहा है, तो इस तरह से दोनों लोग का चलता है। फिर उसके साथ क्रिएशन न्यू जॉब, जैसे कि हमने बताया कि अभी क्रिएशन न्यू जॉब, तो नई नई जॉब प्रोवाइड कराते हैं, किसी को मैनेजर बना रहे हैं, किसी को लेबर बना रहे हैं, किसी को सुपरवाइजर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की नई नई जॉब प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके साथ साथ इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, और जो अपने देश की कैपिटल है उसको इंक्रीज करा रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें तो टैक्स जीएसटी वगैरह सब गवर्नमेंट लेगी, तो वो गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा है। ठीक, तो इस तरह ये होता है। तब इसके बाद ये लास्ट है इस चैप्टर का, यूनिट 5 का। इसके साथ साथ आप सभी को प्लेलिस्ट में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे पूरे सॉल्व सहित, वो आपको शाम तक आज मिल जाएगा। इससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ेगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें से 2 यूनिट पढ़ा दिए हैं, 3 यूनिट और बची है, तो हो सकता है 2-3 दिन के अंदर वो भी आ जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, जय हिंद।